हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो लीगल नोटिस का जवाब है वो आया या नहीं आया। आज मैं मेरे व्यूअर्स के जो मेरे चैनल पर आर्मी वेटरन्स के नाम से आते हैं, उन्होंने एक बड़ा ही बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव कमेंट किया था और वो वकील हैं कहीं हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देने से पहले जिसके खिलाफ आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने जा रहे हो उसको आप 15 दिन का नोटिस दें। ये केवल जो DSW को लीगल नोटिस दिया गया है मेजर जनरल सतवीर सिंह के द्वारा, ये केवल मेजर जनरल सतवीर सिंह की भारत सरकार के साथ एक नूरा कुश्ती है। आप समझ गए होंगे। और जनरली लगभग यही विचार मैंने उसमें जयपुर में, राजस्थान जयपुर में मैं वकील से पूछा था, एक्सपीरियंस थे, यही विचार उन्होंने कहा था कि लीगल नोटिस की ज़रूरत नहीं थी, यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना था तो डायरेक्ट जाते। दूसरा, उन्होंने मेरे से कहा था कि आप FBI के हो, आपकी डायरेक्ट डीलिंग डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ है, तो आप इस वर्ष के बारे में उनको क्यों नहीं लिखते। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने कभी नहीं कहा कि हम डायरेक्ट डीलिंग रखते हैं। हाँ, हम पत्र लिखते हैं। डायरेक्ट डीलिंग का मतलब है उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। हमने ऐसा कभी भी बोस्ट नहीं किया। हाँ, हमने पत्र लिखे हैं, काफ़ी पत्र हमारे FBI की साइट पर पड़े हुए हैं और काफ़ी पत्रों का असर भी हुआ है। तो हम चाहेंगे आपके स्पर्श की, जहाँ तक सवाल है, हमने अपने मेंबर्स को इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार कर रखा है। हम उनके पास जानकारी देते रहते हैं क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का एक भाग है और इसको हम तो अपने मेंबर्स को एनकरेज कर रहे हैं, डिस्करेज नहीं कर रहे। और हमारे मेंबर नहीं चाहेंगे कि हम भारत सरकार को स्पर्श के बारे में या बंद करने के बारे में और कुछ लिखें। अभी तो और पता चला है कि SBI ने अभी सूचना दी है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो स्पर्श में माइग्रेट किए जा रहे हैं या कर दिए गए हैं। आज मैं आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेना चाहता हूँ। MACP, नॉन MACP, ACP, ये इतना उलझा हुआ मैटर है। हमारे जो पे स्केल क्या कम उलझे हुए थे, ये तो और ज़्यादा उलझा हुआ हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ये MACP पर जो बातचीत हो रही थी, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि एक तो हम जो ECHS में हमारा जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है उसमें अलग अलग रैंक दे रखी हैं, रिक्रूट से लेके हवलदार तक, और JCOs और JCOs में ऑनरेरी नायब सूबेदार और MACP नायब सूबेदार ऐसे लिखा हुआ है। और नीचे तो ऑफिसर्स का है जो 1,20,000 का है, और उनको जो प्राइवेट वार्ड मिलता है, सेमी प्राइवेट वार्ड में MACP नायब सूबेदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार और सारे JCOs हैं जिनमें 67,000 उनका वन टाइम कंट्रीब्यूशन है और उनका 30,000 है। अब हुआ क्या कि जब हमने इसकी जानकारी ली तो हमें पता चला, हमारे एक मेंबर से हमने उनको कहा कि भाई ये MACP नायब सूबेदार कौन होता है। तो एक हमारे जो मेंबर थे उन्होंने बताया कि मेरा जो कार्ड बना है वो MACP नायब सूबेदार से बना हुआ है, मैं ऑनरेडी नायब सूबेदार हूँ। हमने अंदाज लगाया हो सकता है इन्होंने ऑनरेडी नायब सूबेदार का नाम ही MACP नायब सूबेदार रख दिया हो। फिर जब उनसे और जानकारी ली गई तो पता चला उनसे कि जब मैं अपना फॉर्म भर रहा था अपने कार्ड बनवाने के लिए, तो उस समय ऑनरेडी नायब सूबेदार तो उसमें कहीं था नहीं, नायब सूबेदार में मैंने भरा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं MACP नायब सूबेदार में भर दिया जाए, तो उन्होंने भर दिया, उनका कार्ड बन करके आ गया। फिर हमने पूछा इसका जो ECHS क्लिनिक में किसी से, मैंने कहा ये आप ये बताइए, जो ACP1 जो हवलदार हैं जिनको 42 से की ग्रेड है, आपके यहाँ वो सेमी जो प्राइवेट वार्ड है वो ऑथराइज है या उसमें एज ए हवलदार लगा हुआ है, उनके साथ में जनरल वार्ड है। तो उन्होंने बोला कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है। मैंने कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि JCO जितने उनका तो कंपलसरीली कट ही जाता है 67,000। इनको छूट दे रखी है, चाहे रिटायर्ड है और चाहे वहाँ के, कि आप यदि सेमी प्राइवेट वार्ड लेना चाहते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन 67,000 देना पड़ेगा। यानी हवलदार ACP1 को ये MACP की जो सुविधा दी गई है, क्योंकि वो 42 के ग्रेड में उनको ये सुविधा दी जा सकती है और उनको ये सुविधा दी। फिर उसके बाद एक और मेरे व्यूअर हैं, उनका नाम है सुमन शर्मा।
वो कहते हैं, बहुत ही मतलब अच्छी बात कही उन्होंने, और उस बात से कई बात अपने जो बात उन्होंने पूछी और जवाब भी उन्होंने खुद ही उसका दे दिया। वो कहते हैं साहब MACP जी नहीं, उन्होंने कहा हवलदार ACP नायब सूबेदार, हवलदार ACP नायब सूबेदार। पहले तो सुमन शर्मा साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रैंक आर्मी में नहीं है कि हवलदार ACP नायब सूबेदार, यानी हवलदार भी लगा हो और नायब सूबेदार भी लगा हो। या तो आप नायब सूबेदार कहिए या आप हवलदार ACP 1 कहिए, रैंक ये है। हाँ, वो अलग बात है कि जो हवलदार ACP 1 है उसको 42 का ग्रेड बनता है नायब सूबेदार के बराबर। आप अपने को उसके सामने इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि 42 का ग्रेड ही स्टेटस का सिंबल होता है, तो आप इसको कह सकते हो। तो हवलदार ACP नायब सूबेदार कोई भी रैंक नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हवलदार ACP नायब सूबेदार जब प्रमोशन हो जाता है रेगुलर नायब सूबेदार में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हवलदार ACP जो नायब सूबेदार है उसका प्रमोशन हुआ नायब सूबेदार में, यानी हवलदार ACP नायब सूबेदार कोई रैंक नहीं है। जब प्रमोशन हो जाता है तो उनकी जो क्लासिफिकेशन पे है और गुड सर्विस पे है वो कम हो जाती है, और उसकी जो पे एंड अलाउंस है वो भी कम हो जाते हैं, और उसकी पेंशन भी कम हो जाती है। बिल्कुल आपकी एकदम सही बात है, क्योंकि अभी बताऊंगा कि इस मामले में हुआ क्या है। और जब कम हो जाते हैं तो उनकी पूर्ति कैसे होगी, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा, आपने खुद ही ये बता दिया कि जब ये जो आपकी क्लासिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे केवल ये ORs को अलाउड हैं, JCOs को नहीं है, इसलिए वो बंद हो जाती है। और आपने खुद ही बता दिया कि वो नायब सूबेदार अलग है और हवलदार ACP 1 अलग है। ये तो इसका आपका सॉल्यूशन है। अब मैं दूसरी एक बात लेके आता हूँ। मेरे पास सामने एक लेटर रखा हुआ है, मैंने इसके बारे में बहुत जानकारी ली, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी जानकारी इधर से पूछा उधर से पूछा। तो एक बार मेरे चेयरमैन साहब से काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो मैंने पूछा सर ये है हो क्या रहा है कि ऑनरेरी नायब सूबेदार जो हैं, बोला वो कहते हैं मेरे से ऑनरेरी नायब सूबेदार आजकल आना बंद हो गया। अब हो सकता है हमें पता नहीं हो, और इनको हवलदार ACP 1 कर दिया है, क्योंकि उनके पास एक PPO था जो अमेंड होकर के आया था, कॉरिजेंडम EPPO था। और तो उस कॉरिजेंडम PPO में लिखा हुआ था रीड हवलदार ACP 1 इन प्लेस ऑफ ऑनरेरी नायब सूबेदार, यानी एक ऑनरेरी नायब सूबेदार था और लास्ट रैंक हेल्ड में उनको लिखा कि रीड हवलदार ACP 1 इन प्लेस ऑफ ऑनरेरी नायब सूबेदार, और ये व्यक्ति ऑनरेरी नायब सूबेदार था, और शायद ये 2012 में किया गया है। अब मेरे सामने एक लेटर है, ये लेटर जब आया, और सर्कुलर है, ये PCDA का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने लिखा कि जो हवलदार ACP 1 हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बजाय जो ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, इसलिए ऑनरेरी नायब सूबेदार को हवलदार ACP 1 में दिखाया जाए, जिससे कि इनको वो फ़ायदा मिल सके। अब जब ये लेटर इनके पास गया और जब स्टडी हुआ तो उन्होंने ये कहा हाँ यस, उनकी जो पेंशन है वो क्लासिफिकेशन B की वजह से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनको जो ग्रेड पे है वो 42 के बराबर है, और क्योंकि क्लासिफिकेशन पे JCOs में ख़त्म हो जाती है तो उनका ज़्यादा हो सकता है। तो उन्होंने उनको कहा कि ये जो ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं ये रैंक है, और ये JCOs के बराबर इनको बेनिफिट्स देने के लिए इनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और इनको आदेश दिया था कि आप जो ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं इनको किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करें। हाँ, इन्होंने कहा कि आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करें, और चेंज करने के लिए इनको किसी प्रकार उनके चेंज करें, और चेंज करने के बाद इनको 2 पोर्शन बनाए थे। एक तो था इनको SA और एक था इनका SN, जहाँ 6N, जहाँ SA आएगा वो हवलदार ACP 1 होगा, जब 6N आएगा वो नायब सूबेदार ऑनरेरी नायब सूबेदार होगा। लेकिन इनको आदेश दिया गया था किसी भी हालत में ऑनरेरी नायब सूबेदार को चेंज नहीं किया जाए, क्योंकि ये की रैंक है। इस प्रकार के आदेश इस सर्कुलर में दिए गए, और इस सर्कुलर ने काफ़ी कुछ हद तक हमारी समस्याएं सॉल्व कर दी थी। लेकिन मैंने देखा जिस व्यक्ति का ऑनरेरी नायब सूबेदार का इस लेटर के बेस पर, क्योंकि उनको एरियर दे रखे थे 2007 से लेकर 2012 तक, और ये लेटर है 12/7/2011 का, तो स्वाभाविक है इस लेटर के बाद ही उनका कॉरिजेंडम PPO आया होगा। उन्होंने क्या किया, ऑनरेरी नायब सूबेदार को इन्होंने हवलदार ACP 1 कर दिया। जब हवलदार ACP 1 किया और साथ में क्लासिफिकेशन पे को भी ख़त्म कर दिया, यानी उसकी रैंक को भी ख़त्म कर दिया, उसका क्लासिफिकेशन भी ख़त्म कर दिया, और इस लेटर का जो इसमें लिखा हुआ था इसका जस्ट उल्टा किया।
इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो देखते हैं 3 प्रकार की बातें हमारे पास हैं, क्योंकि जो 42 का जो ग्रेड है ये नायब सूबेदार का है, और 42 के ग्रेड में हवलदार ACP1 भी आता है, ऑनरेरी नायब सूबेदार भी आते हैं। और क्योंकि 42 के ग्रेड में हैं और इनका स्टेटस ग्रेड के अनुसार ही बनता है, एक ही है, तो सारे के सारे चाहे वो हवलदार है और चाहे वो नायब सूबेदार है, इस हिसाब से हवलदार भी ये सोच सकता है यस आई एम इक्वल टू द नायब सूबेदार, और सोचना भी चाहिए। लेकिन वो हवलदार जो है वो नायब सूबेदार नहीं है, कि नायब सूबेदार के स्टार होता है, हवलदार के 3 स्ट्रिप्स होती हैं। तो अपने को अब समस्या ये आती है कि जब ये सारे के सारे ग्रेड 42 में ही चले गए, तो हवलदार जो ACP1 है इसको कहाँ रखा जाएगा? इसको क्या जो नायब सूबेदार है वहाँ रखा जाएगा, या जो कोर्ट में जो अटॉर्नी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा था कि पेंशन जो डिसाइड होंगी वो GCOR की जिनको MACP1 या 2 या ACP मिला हुआ है किसी को भी, तो उसी रैंक से डिसाइड होंगी जिस रैंक में इनको मिला हुआ है। यानी हवलदार की हवलदार को जाएगी, सिपाही की सिपाही को जाएगी, नायक की नायक को जाएगी, इस प्रकार जाएंगी। अब ये सारा का सारा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बना हुआ है। अब ये पता नहीं ये किस प्रकार से इसको सेट करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस लेटर को देखने के बाद, इस सर्कुलर को देखने के बाद, इन्होंने जो ऑनरेरी नायब सूबेदार को जबरदस्ती फायदा भी नहीं दिया और लेकर के हवलदार ACP बंद कर दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो लेटर बिल्कुल साफ सुथरा है, ये 464 सर्कुलर है PCDA का, वो स्पष्ट कह रहे हैं किसी भी हालत में, ये लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर द रैंक शुड बी मेंशन्ड इन द कोरिजेंडम PPO एज ऑनरेरी नायब सूबेदार विदाउट चेंज ऑफ एनी बेनिफिशियरी बेनिफिट्स। मतलब बेनिफिशियरी बेनिफिट जो ACP हवलदार ACP1 को दे सकते हैं वो दोगे, लेकिन आप उनकी रैंक को चेंज नहीं करोगे। लेकिन इन्होंने कोरिजेंडम PPO में ऑनरेरी नायब सूबेदार की रैंक ही चेंज कर दी है और उनको हवलदार ACP1 बना रखा है। और नीचे आपका है इन व्यू ऑफ द एबव the EDP center of this office modified their software. Now, if the column the last rank held is filled with SA, then the corrigendum PPO will be printed as Havaldar ACP1, and if the column for the last rank held is filled with 6N, then the corrigendum PPO will be printed as honorary नायब सूबेदार। बड़ा क्लियर स्पष्ट है। इनके लिए 2 भाग बनाए गए, इन्होंने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज किया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ऑनरेरी नायब सूबेदार को इन्होंने ACP हवलदार ACP1 कैसे बना दिया। अब मेरी समझ में तो बहुत, जब आगे तक हम सोचते हैं तो ये समझ में आता है जो हम 1 रैंक 1 पेंशन की बातें करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। 1 रैंक 1 पेंशन यानी रैंक तो हमारे पास यही है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, यही रैंक है और इसी के आधार पर हमारी जो OROP है वो है। तो क्या, क्योंकि आज जो भी सिपाही रिटायर होकर के आ रहे हैं वो सिपाही लगभग सब 2800 के ग्रेड पे में आ रहे हैं, तो क्या सिपाही में कोई फिर 1 रैंक 1 पेंशन ये कैसे डिसाइड करेंगे? अब ये तो इनके ऊपर है, क्योंकि रैंकों का काफ़ी जो ढांचा है इस MACP ने ख़राब कर दिया है और ये काफ़ी डिस्कशन का विषय है। अब मेरे हिसाब से तो यही है कि जो सिपाही प्री 2000 के सिपाही हैं जिनको MACP नहीं मिला हुआ और बाद वालों को मिला हुआ है, उनको ये कैसे एडजस्ट करेंगे। और बाद में फिर एक बात बताना चाहूँगा मैं कि यदि आपके साथ में हवलदार लगा हुआ था, हवलदार हो, चाहे MACP लगी है 1 या 2 लगी है, यदि आप सिपाही लगा है तो आप सिपाही हो, और आप नायब सूबेदार के साथ MACP 1 लगा हुआ है तो आप MACP नायब सूबेदार हो। 1 लगाए तो सूबेदार के बराबर हो गए, सूबेदार नहीं है वो। इस प्रकार की काफ़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने चीज़ को इसको क्लैरिफाई करें, अदरवाइज आने वाले समय में आप इतने कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्योंकि आपको ग्रेड पे मिला हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, जब ग्रेड पे मिला है वही स्टेटस का सिंबल है, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप का जिसका ग्रेड पे ले रहे हो आप अपने को तो इक्विवेलेंट मानोगे और मान भी सकते हो, क्यों नहीं मानोगे, मानना भी चाहिए। लेकिन आने वाले समय में यही MACP जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है इस पर असर डालने वाला है।
अब ये कब तक डालता है ये पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।